नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। अयोध्या से लौटते ही पीएम मोदी ने की सूर्योदय योजना की घोषणा, जाने क्या है इसकी खासियत। अयोध्या से नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना की घोषणा की। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आरंभ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सूर्योदय योजना की घोषणा की, उसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घरों की छतों पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। उन्होंने कहा कि अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा करने के साथ ही इससे होने वाले फायदे के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को नए युग के आगमन का प्रतीक करार दिया। दोपहर 12:29 पर रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं। युगों के लंबे इंतजार के बाद हमारे राम आ गए हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला एक भव्य मंदिर में रहेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि ऐसा समय था जब कुछ लोगों ने कहा था कि अगर मंदिर बनाया गया तो देश में आग लग जाएगी। मोदी ने कहा कि मैं उन लोगों से पूर्ण विचार करने का आग्रह करूंगा। राम अग्नि नहीं बल्कि ऊर्जा है। राम कोई विवाद नहीं बल्कि समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं बल्कि सभी के हैं। राम सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि अनंत काल हैं। प्रधानमंत्री ने 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त के दौरान प्राण प्रतिष्ठा के साथ गर्भगृह में कई अनुष्ठान किए। अंत में मोदी ने राम की बाल रूप की 51 इंच की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम भी किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर किया है समन, कहा कि 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ की तारीख बताएं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने फिर पूछताछ करेगी। इस बाबत ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है। भेजे गए समन में ईडी ने मुख्यमंत्री से 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ की तारीख पूछा है। सूत्रों की माने तो ईडी के अधिकारी 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से हुए पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुए हैं। आप सबको बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी के अधिकारियों ने 7 घंटे से अधिक की पूछताछ की थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ईडी की अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी। ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 8 समन भेजे गए थे। आप सबको बता दूं 7 समन के बाद भी सीएम पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। ईडी ने 8वें समन में पूछताछ की तारीख और जगह बताने को कहा। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को वक्त दिया और मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की जानकारी दी। इसके बाद उनसे पूछताछ हो सकी। 2500 हुनरमंद युवाओं को ऑफर लेटर देकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, 75% स्थानीय लोगों को मिलने लगी नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तब ठीक से हम मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाए और कोरोना संक्रमण जैसी महामारी देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले ली। कोरोना संक्रमण इतना भयावह और डरावना था कि पूरा देश और दुनिया रुक सा गया था। देश ने इससे पहले इस तरीके के वैश्विक चुनौती कभी नहीं देखी थी। इस प्रकार का वैश्विक संक्रमण पिछड़े एवं गरीब राज्यों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है। गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंदों के लिए यह अभिशाप का जैसा था। सभी लोग अपने अपने घरों के भीतर बंद रहने के लिए मजबूर हो गए थे। लॉकडाउन में रोजगार के सभी साधन बंद हो गए। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान प्रवासी मजदूरों को हुआ क्योंकि वे बेघर हो गए। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक राजेश कश्यप, मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, जाडा एमडी शशि रंजन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दीपक अग्रवाल एवं सुधीर डिंगरा सहित बड़ी संख्या में ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवक और युवतियां, महिलाएं एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे।
झारखंड में कैबिनेट की बैठक 24 जनवरी को कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाने की है संभावना। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 24 जनवरी बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी किया है और सभी विभागों को पत्र लिखकर कैबिनेट से जुड़े संलग्न विभाग को भेजने को कहा है। आबुआ आवास योजना की आज होगी शुरुआत। पहले चरण में खुट्टी और सिमडेगा जिले के 8,287 लाभुकों का आवास होगा स्वीकृत, मिलेगी पहले किस्त की राशि। आबुआ आवास योजना की लॉन्चिंग आज मंगलवार 23 जनवरी को खुट्टी जिले से कर दी जाएगी। पहले चरण में 2 जिलों के लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति व राशि का वितरण भी किया जाएगा। शेष जिलों के लिए अलग से स्वीकृति पत्र सह वितरण समारोह किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुट्टी के तोरपा प्रखंड के NHPC ग्राउंड से करीब 1 बजे आवास स्वीकृति सह राशि वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर विभागीय सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व विधायक और सांसद सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद होंगे। सीएम खुट्टी और सिमडेगा जिले के लगभग 8,287 लाभुकों को आबुआ आवास योजना की पहली किस्त की राशि आवंटित करेंगे। राशि सीधे बैंक खाते में लाभुकों को भेजी जाएगी। आप सबको बता दूं कि खुट्टी जिले के 3,887 लाभुकों और सिमडेगा जिले के लगभग 4,400 लाभुकों का आवास योजना पहले चरण में स्वीकृत किया जाएगा। इन्हें पहले किस्त की राशि भी दी जाएगी। खुट्टी जिला के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समारोह के सफल आयोजन के लिए खुट्टी जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। अधिकारी लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। लोकपाल मामले में जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को बड़ा झटका। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर सकती है सीबीआई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से सीधे शिबू सोरेन पर असर पड़ेगा। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आप सबको बता दो कि अदालत ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर लगी रोक भी हट गई है। अदालत के इस फैसले से शिबू सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सीबीआई आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच शुरू कर सकती है। आप सबको बता दें, राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। वहीं लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपना पक्ष रखे थे। झारखंड में प्रारंभिक विद्यालयों में बहाल होंगे उर्दू के 7,232 सहायक आचार्य। हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7,232 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इनमें प्राथमिक विद्यालयों यानी कि वर्ग 1 से 5 के लिए 5,478 एवं उच्च प्राथमिक यानी कि वर्ग 6 से 8 विद्यालयों में 1,754 पद शामिल हैं। आप सबको बता दें कि पूरे राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के लिए 4,401 पद स्वीकृत हैं। इनमें 689 उर्दू शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की गई है, जबकि 3,712 पद रिक्त हैं। ऐसे में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में उर्दू के सहायक शिक्षकों के स्वीकृति पदों को प्रत्यापित करते हुए उक्त पदों के विरुद्ध सहायक आचार्य का पद सृजन एवं वेतनमान परिवर्तित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से रांची तक राजनेता भी राम भक्ति में भाव विभोर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रांची में भी राम भक्त झूमे। इनमें राजनेता भी शामिल रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो अपनी धर्मपत्नी नेहा संग अयोध्या में समारोह में उपस्थित रहे। वे देश भर के चुनिंदा आमंत्रित अतिथियों में थे। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भागीदारी दी। इधर रांची से समूचे झारखंड में सोमवार को दिन भर राम नाम की धुन मंदिरों से घरों तक लगी रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची के बड़ा तालाब स्थित महावीर मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री राम के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया, आरती की और राम भजन मंडली के भजन गायन में भी शामिल हुए।
राजधानी में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया रामोत्सव। जिला पुलिस के अलावे सीआरपीएफ जवान को भी किया गया था तैनात। राजधानी रांची में कड़ी सुरक्षा के बीच रमोत्सव मनाया गया। रांची जिले में 2000 पुलिस पदाधिकारी और 100 मजिस्ट्रेट के अलावे सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया था। अति संवेदनशील इलाके में जिला पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो। रांची के मेन रोड स्थित राम मंदिर के आसपास सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। इसके अलावे राजधानी रांची के सभी मंदिरों के आसपास भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इधर रामोत्सव को लेकर कंट्रोल रूम से शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे। रांची पुलिस ने शहर वासियों से अपील भी की थी कि यदि किसी भी प्रकार की अफवाह की जानकारी मिले तो वह पुलिस को सूचना दें और अफवाहों पर ध्यान न दे। इसको लेकर रांची पुलिस सजग थी और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। एसएसपी के निर्देश पर रांची के फ्राइलाल से मेन रोड से डेली मार्केट करबला चौक सिटी एसपी राजकुमार मेहता के साथ कोतवाली डीएसपी कोतवाली थाना के प्रभारी, लोअर बाजार थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया था। लोकसभा चुनाव में इस बार झारखंड के 2.5 करोड़ से अधिक वोटर करेंगे मतदान। 18 से 22 वर्ष आयु के 21,67,000 युवा मतदाता भी पहली बार करेंगे अपने हक का इस्तेमाल। इस वर्ष झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड के 2,92,94,173 वोटर वोट डालेंगे। इस संबंध में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के नियमित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सोमवार को हुआ। मंत्रिमंडल यानी कि निर्वाचन विभाग झारखंड निर्वाचन सदन सेक्टर 2 ध्रुवा रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जनसंख्या संचालन निदेशालय झारखंड के साथ विभागीय स्तर पर बैठक हुई थी। इसके बाद जो आंकड़े मिले उसके बाद 1 जनवरी 2024 को राज्य की अनुमानित जनसंख्या 4,06,288 मानी गई। वहीं 18 प्लस आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या 2,52,94,173 प्रतिवेदित की गई है। वहीं 22 जनवरी 2024 को इसका अंतिम प्रकाशन हुआ। इस आधार पर यहां वोटरों की संख्या 2,53,86,152 है। इसमें पुरुष वोटर 1,29,37,458 है, जबकि थर्ड जेंडर 469 है और बाकी महिला वोटर है। इस बार जो है चुनाव में मतदाता जनसंख्या का अनुपात 63.45 है। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अवर सचिव देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। रांची डीसी ने सेल्फी लेकर की #IamReadyToVote अभियान की शुरुआत। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में जुटा है। 18 आयु वर्ग के सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, इसके लिए पूरी तैयारी के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने #IamReadyToVote अभियान की शुरुआत की। रांची में कुल मतदाताओं की संख्या 24,37,559 है। उन्होंने मतदाता सूची में अपने नाम के दस्तावेज के साथ सेल्फी लेते हुए मतदाताओं से अपील की कि वे EPIC कार्ड या मतदाता सूची के दस्तावेज के साथ सेल्फी लें और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिससे कि लोग जागरूक हो और अपने मताधिकार को समझाने के साथ लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाने का काम करें। झारखंड में सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट समेत 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ रांची में क्यों दर्ज हुई FIR, आप भी जानिए। सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट व 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ रांची के गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सदर सीओ मुंशी राम की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 20 जनवरी को ईडी के सीएम हेमंत सोरेन से आवास में पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी मामले में FIR दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ के जवान सीएम हेमंत सोरेन के काके रोड स्थित सरकारी आवास की ओर जाने का प्रयास करने लगे थे। उन्हें ब्रैकेटिंग के अंदर जाने से रोका गया तो वे उलझ गए। इस दौरान सीआरपीएफ की गाड़ियों के कारण चौक जाम हो गया था। काफी मशक्कत के बाद स्थिति संभाली गई। आप सबको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक की पूछताछ की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद थे। ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर सीएम आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, सीआरपीएफ को डराने का हो रहा है प्रयास, भारी पड़ेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की ओर से सीआरपीएफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि 20 जनवरी की रात श्याम आवास से सटे LPN सहदेव चौक का यह वीडियो है, जहां धारा 144 लगी हुई थी और मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। ईडी के अधिकारियों को भाड़े पर लाए गए तीर धनुष से लैस लोगों से बचाने के लिए आए सीआरपीएफ अफसर जवानों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा कराने वाली रांची पुलिस अगर कानून सम्मत काम करती है तो पहले मुख्यमंत्री और उनके भाड़े के टट्टुओं के साथ ही वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर मुकदमा करे। हेमंत सरकार का केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को डराने के लिए पुलिसिया ताकत के दुरुपयोग का प्रयास फिर भारी पड़ेगा, लिख कर रख लें। झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विश्व की सबसे बड़ी श्री राम की रंगोली का किया उद्घाटन, बढ़ाया हौसला। जमशेदपुर के गोलूमरी केबल टाउन स्थित निर्माणाधीन श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण की अस्थायी अभिमंत्रित प्रतिमा का सोमवार को अधिष्ठापन हुआ। इस अवसर पर मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास हुआ। आदित्यपुर के कलाकार विवेक मिश्रा द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर केबल टाउन के प्रांगण में बनाई गई 18,500 वर्ग फीट की प्रभु राम की रंगोली का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं आदिवासी मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। विवेक मिश्रा द्वारा बनाई गई इस रंगोली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज किया है। इसका प्रमाण पत्र केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों विवेक मिश्रा को दिया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधायक सरयू राय द्वारा वर्षों से अधूरे पड़े मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ करना सराहनीय है। उन्होंने अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर खुशी जाहिर करते हुए देशवासियों और जमशेदपुर वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये भारत ही नहीं पूरा विश्व इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। देवघर में मालगाड़ी का इंजन हुआ फेल, मधुपुर में करीब 2 घंटे रुकी रही वंदे भारत व जनशताब्दी एक्सप्रेस। आसनसोल मंडल के जसीडीह मेन रूट पर मथुरापुर और मधुपुर रेलवे स्टेशन के बीच सोमवार को काफी देर तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। रेलखंड के नवापतरा होल्ड पर अप लाइन में मालगाड़ी का इंजन फेल हो जाने के कारण 2 घंटे से अधिक समय से रेल का परिचालन बाधित हो गया। इस दौरान हावड़ा पटना वंदे भारत और जनशताब्दी एक्सप्रेस मधुपुर स्टेशन काफी देर तक स्टेशनों पर रुकी रही। घटना के संबंध में बताया कि करीब 5:45 बजे मधुपुर स्टेशन से जसीडीह के लिए मालगाड़ी अप लाइन पर जाने के लिए खुली, लेकिन कुछ आगे जाने पर नवापतरा होल्ड के पास ही इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और ट्रेन रुक गई। इस दौरान चालक ने इंजन चालू करने का प्रयास किया, लेकिन चालक को सफलता नहीं मिली। इसके बाद रेल के वरीय अधिकारियों को सूचना भेजी गई। वहीं आसनसोल से अतिरिक्त इंजन मंगवाकर नवापतरा होल्ड भेजा गया, जिसके बाद मालगाड़ी को धीरे धीरे मथुरापुर स्टेशन पहुंचाया गया। मालगाड़ी को मथुरापुर स्टेशन पहुंचाने के दौरान हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस शाम 5:57 से मधुपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी रही, जबकि हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने के बाद भी मधुपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संध्या 6:57 से रुकी रही। वहीं ट्रेनों का सामान्य परिचालन 8:30 के बाद शुरू हो गया। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक मधुपुर में ट्रेन के रुके रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। सड़क पर मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या कर फेंकने की है आशंका। जसीडीह देवघर मुख्य पथ स्थित डाबर ग्राम बिजली ग्रिड के समीप सड़क किनारे सोमवार सुबह एक 30 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक के सिर सहित चेहरे और कान में काफी जख्म थे, जिससे खून भी निकला था। उसका दांव पैर भी टूटा हुआ था। सूचना पाकर थाने के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद सहित एसआई अमित कुमार, विनोद कुमार, एसआई लक्ष्मण तुरी पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। इसके बाद पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मृतक के पॉकेट और बैग से वैसे कोई कागजात और सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। आप सबको बता दो कि घटनास्थल पर शव के आसपास इलाके में खोजबीन भी की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल सका। पुलिस और आम लोगों के मुताबिक युवक की हत्या अन्यत्र की गई होगी और साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को यहां लाकर सड़क किनारे फेंक दिया होगा। मृतक का शव देखकर लगा कि अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या की होगी। शव के चेहरे सहित शरीर के कई हिस्सों पर जख्म के निशान मिले हैं। मृतक के पैर से एक सफेद प्लास्टिक बोरा दबा था, जिसमें काफी खून लगे थे। बोरे को देखकर लगा कि उसी में शव लपेटकर हथियारों ने यहां लाकर फेंक दिया होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।